बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटलन के चैप्टर 34 की पार्ट 3 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने एंटीकोएगुलेंट्स की फॉर्म हेपरिन को स्टडी किया था, जो कि हम लोग पायरेंटरली दे रहे थे। फिर पार्ट 2 की वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट इनहिबिटर्स पढ़े, जिसमें हमने कहा था डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पायरेंटरली ही दे रहे होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ डेविगेटन था जो कि ओरली दे रहे थे, जबकि डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स सारे ही हम लोग ओरली दे रहे होते हैं। सही हो गया। अब पार्ट 3 की वीडियो में हम लोग वारफेरिन को स्टडी करेंगे, जो कि ओरली देते हैं। तो यही बात शुरू में उन्होंने लिखी हुई है कि ये चूंकि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, रेडिली अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसकी। मजे की बात यह है कि ये 99% से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाउंड करता है, बाइंड कर जाता है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। सही हो गया। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि इनका मेटाबॉलिज्म भी डिपेंड कर रहा होता है साइटोक्रोम P450 के ऊपर। तो बेसिकली जिस तरह आपको याद होगा, हमने हेपरिन की भी केमिस्ट्री को स्टडी किया था। केमिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें देखा था हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स थे, और फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स थे, फिर फोंडा पैराडॉक्स था। हाई मॉलिक्यूलर वेट वालों को हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन्स भी कह रहे थे। तो ये आप देख रहे थे, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो था वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था, ब्ला ब्ला। वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी अहम बातें हैं। अहम बातें क्या हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में? भैया वारफेरिन जो है ना, उसकी कंसंट्रेशंस बड़ी ऊपर नीचे हो रही होती हैं। देखो, एक तो बात ये होगी कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है, यानी कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी भी इफेक्ट हुई तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगी। सही है। और दूसरा ये है कि चूंकि साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो कोई भी साइटोक्रोम इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स होए तो वो भी वारफेरिन के कंसंट्रेशंस को ऊपर नीचे कर देंगे। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बड़ी अहम होती है, बड़ी एहतियात से हम इसको दे रहे होते हैं। अक्सर इसके एमसीक्यूज जो होते हैं वो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड ही आ रहे होते हैं। सही होगी बात। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक बातें कर लेते हैं। देखो, हेपरिन्स वगैरह की किस तरह से एक्ट कर रहे थे। ये मिसाल के तौर पे एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे क्लॉट बन रहा है, जिसके अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, थ्रोम्बिन इन्वॉल्व है। तो आपके पास जो हेपरिन थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पे थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रही थी, या फैक्टर 10A को इनहिबिट कर रही थी। ठीक है। तो यानी जहां पे क्लॉट एक्चुअल में बन रहा होता है उस जगह पे एक्ट कर रहे थे हेपरिन। वेरी सिमिलरली जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स थे वो भी थ्रोम्बिन के ऊपर काम कर रहे थे। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स थे वो भी इसी जगह पे, यानी ये सारे जो थे ये ब्लड के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली जहां पे काम हो रहा है, इसीलिए इनका इमीडिएट इफेक्ट होता है। जबकि हेपरिन्स जो हैं उनकी साइट ऑफ एक्शन लिवर है। तो इस हिसाब से, सॉरी, वारफेरिन 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 की साइट ऑफ एक्शन जो है वो लिवर है। सही है बात। तो साइड ऑफ एक्शन के साथ थोड़ा फर्क है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो आपको पता है कि हमारे पास लिवर के अंदर, ये मैंने लिवर बनाया एक बेकार सा, इसके अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस वगैरह भी हो रहे होते हैं। तो एक सेल है उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ट्रांसलेशन प्रोसेस से हुआ। प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी होती है। तो ये चलो ट्रांसलेशन, अब उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जाहिर बात है क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर के अंदर बन रहे हैं ना। और बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही होती हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस हुए। अच्छा, अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की मॉडिफिकेशन के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है, खास तौर पे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के रिक्वायर्ड होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए। सारे फैक्टर्स नहीं, कुछ फैक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है। कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है? ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, उसको आप तरतीब से, ऐसी बस तरतीब तो नहीं है, बस इसे रटा 2 7 9 10। मैं तो 2 7 9 10 4 5 2 7 9 10 बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो वे में रखो 2 7 9 10। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें 2 तो थ्रोम्बिन बजाते खुद है, और 10 बड़ा अहम है, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है, 10A हमने पढ़ा था। तो 2 7 9 10 ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में रिड्यूस्ड विटामिन के हमें चाहिए होता है। ठीक। अब विटामिन के को रिड्यूस करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। सही हो गया। तो बेसिकली आप कह लो विटामिन के एपॉक्साइड को रिड्यूस करवाने के लिए नाम है जिसका नाम है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। हम उसको वीकॉर भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही है। तो विटामिन के रिड्यूस होता है, और ये रिड्यूस्ड विटामिन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाता है इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की। उसके अलावा प्रोटीन सी की भी करवाता है और प्रोटीन एस की भी करवाता है। तो इन सारे प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है या जो एक्टिव फॉर्म है उसके बनने में विटामिन के का रोल है। अब आते हैं हम वारफेरिन क्या करता है।
वॉरफेरिन इनहिबिट करता है इस एंजाइम को। जब इस एंजाइम को वॉरफेरिन इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, रिड्यूस्ड विटामिन के नहीं बन पाएगा। जब रिड्यूस्ड विटामिन के नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है लिवर के अंदर सिंथेसिस को इसने रोक दी। इन प्रोटीन्स की जो एक्टिव फॉर्म बन रही थी या जो सिंथेसिस हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फैक्टर या 2 जिसको हम थ्रोम्बिन भी कह सकते हैं, थ्रोम्बिन हो गया, फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, फैक्टर 10 हो गया, ये सारे फैक्टर्स अब आपके ब्लड में एंटर नहीं हो पाएंगे या उतने ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे अगर आपने वॉरफेरिन दे दिया। लेकिन जो फैक्टर्स, अब मिसाल के तौर पे मैंने आज 12 बजे बंदे को वॉरफेरिन दे दी, ठीक, तो 12 बजे के बाद या चलो वॉरफेरिन ने जब अपना एक्शन शुरू, समझो 1 बजे वॉरफेरिन ने लिवर के अंदर जाके अपना काम करना शुरू कर दिया, तो 1 बजे के बाद ये वाले फैक्टर्स ब्लड में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन 1 बजे से पहले जो फैक्टर्स बन चुके हैं वो तो काम करते रहेंगे। तो इसी वजह से वॉरफेरिन दे के इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आता। जो फैक्टर्स पहले से बन चुके हुए हैं वो अपना काम करते रहते हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता प्री फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उनकी एक हाफ लाइफ होती है ना, वो बता रहे हैं भाई 80 to 60 आवर्स उनकी हाफ लाइफ होती है प्लाज्मा में। तो कुछ घंटों बाद, सॉरी 8 to 60 आवर्स, तो कुछ घंटों बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, इतनी देर बाद ब्लड के अंदर प्री फॉर्म्ड फैक्टर्स जो थे वो खत्म हो गए, तब जाके एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट ऑफ वॉरफेरिन आएगा। ठीक है, तो जब वॉरफेरिन फौरी तौर पे दी, उसने न्यू सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर रोक दिए, लेकिन पहले से बने हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से क्लॉटिंग चलती रहेगी। ठीक है, क्लॉटिंग तब रुकेगी जब हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। क्या तो बात समझ में आ गई। अगर हम वॉरफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या करें, जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने वॉरफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करना है तो वॉरफेरिन विटामिन के को बनने से रोक रहा है। आप भाईजान सीधी सी बात है, विटामिन के की सप्लीमेंट दे दो। जैसे ही आप विटामिन के सप्लीमेंट दोगे तो जाहिर बात है विटामिन के आपने डायरेक्टली दे दिया है, इसको आपने कहा तुम नहीं काम करते, ना करो, भाड़ में जाओ, तुम्हें वॉरफेरिन ने रोका बना, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आते, हमने डायरेक्टली विटामिन के दे दिया बंदे को, तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन विटामिन के देने के बाद भी जाहिर बात है इस सिंथेसिस में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम बनाएंगे, बनाकर ब्लड में भेजना शुरू करेंगे, ब्लड में इनका लेवल मेंटेन होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉरफेरिन की ओवरडोज हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए विटामिन के देंगे तो विटामिन के को भी काम करने में टाइम लगेगा। अगर हम चाहते हैं फौरी तौर पे इसकी ओवरडोज का इफेक्ट खत्म किया जाए तो भाईजान फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो बंदे को, फ्रेश या फ्रोजन, यानी कि डायरेक्टली प्लाज्मा इंजेक्ट कर दो बंदे के अंदर। डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे ना, तो 279 डायरेक्ट बंदे के ब्लड में डाल दो ताकि बंदा फौरी तौर पे वॉरफेरिन के इफेक्ट से निकल आए। ठीक है, या अगर आप पूरा प्लाज्मा नहीं देना चाह रहे तो एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें खास तौर पे यही वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जा रहे हों, जिन क्लॉटिंग फैक्टर्स को वॉरफेरिन रोका हुआ था, ये देखो, उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट, वो इंजेक्ट करके भी हम लोग वॉरफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। जैसे हेपेरिन की हेपेरिन हमने देखना था कितना बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रहा है, कितनी क्लॉटिंग को रोक रहा है, उसको देखने के लिए हमने APTT टेस्ट यूज़ किया था। इसी तरह वॉरफेरिन कितना बॉडी के अंदर मॉइस्चर हो चुका है, यानी वॉरफेरिन की मॉनिटरिंग के लिए हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के टेस्ट के थ्रू वॉरफेरिन की एक्टिविटी को अच्छा मॉनिटर किया जा सकता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, ऐसा क्यों होता है। ये देखिएगा, ये पिक्चर की डायग्राम थी, इसमें हमने देखा था कि एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। जब भी इंट्रिंसिक पाथवे मसला आता है तो PTT बढ़ जाता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में PT बढ़ता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 होता है मेनली। ठीक है, तो अब आपको पता है वॉरफेरिन की वजह से 2, 7, 9, 10 यानी फैक्टर 7 भी इफेक्ट हुआ है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी बिल्कुल ही बेकार फारिग हो जाता है। तो यानी कि PT के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है वॉरफेरिन का। ओके होगी बात। अच्छा, यहाँ तो बातें समझ में आ गई। या एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी बात है, इसको आपने समझना है भाई। देखो, बड़ी, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ बात, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे हम लोग। वॉरफेरिन जब हमने दिया तो तमाम वो प्रोटीन्स जिनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन विटामिन के पे डिपेंड कर रही थी, उन तमाम प्रोटीन्स का सिंथेसिस रुक गया। लेकिन चूंकि वो प्रोटीन्स ऑलरेडी ब्लड के अंदर मौजूद थी, इसलिए वो अपना काम थोड़ी देर करती रहेंगी। वो प्रोटीन्स का काम तब ख़त्म होगा जब वो मतलब जितनी उन प्रोटीन्स की हाफ लाइफ होगी। तो अगर एक प्रोटीन है जिसकी हाफ लाइफ 100 आवर्स है, तो समझ लो वो तकरीबन 100-150 घंटे तक ब्लड के अंदर काम करती रहेगी। और अगर एक प्रोटीन है जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 आवर्स है,
तो वो वाली प्रोटीन जारी सी उसका इफेक्ट ब्लड के अंदर वॉरफेरिन देने के बाद 2-3 घंटे रहेगा। जारी बात है चूँकि न्यू तो सिंथेसिस हो नहीं रही, पिछली वाली 2-3 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ये क्या है। बाकी ये जो 4 थे ये तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स थे ना, 2, 7, 9, 10 ये सारे क्या थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वॉरफेरिन इनको रोकता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स रुक जाते हैं तो क्या होगा, सारी बात है कोएगुलेशन इफेक्ट हो जाएगी, क्लॉट नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ये कुदरती एंटी कोएगुलेंट्स हैं। ठीक है। तो वॉरफेरिन इनको भी जारी बात है, जब विटामिन के को इनहिबिट कर दिया वॉरफेरिन ने तो विटामिन के तो इनके लिए भी रिक्वायर्ड था। इसका मतलब है जो कुदरती एंटी कोएगुलेंट्स थे वो भी वॉरफेरिन ने कम कर दिए। जब कुदरती एंटी कोएगुलेंट्स कम होंगे तो क्या होगा, क्लॉट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। समझ आ गई बात। लेकिन अब ट्विस्ट ये देखो, ऑल्दो मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये डायग्राम देखिएगा जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि ये जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ये आपके पास इनहिबिट कर रहा होता है फैक्टर 10, फैक्टर 8 को भी और फैक्टर 5 को भी। ठीक है। तो इनका बेसिकली एक यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहे हैं, एंटी कोएगुलेंट्स हैं। सही हो गया। तो अब आप सोचेंगे यार वॉरफेरिन का फिर इफेक्ट क्या होना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, माना कि कुछ एंटी कोएगुलेंट्स को वॉरफेरिन ने कम किया हुआ है, लेकिन चूंकि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को वॉरफेरिन इफेक्ट कर रहा है, ख़ासतौर पे थ्रोम्बिन जैसे मेन क्लॉटिंग फैक्टर को वॉरफेरिन इफेक्ट कर रहा है, इसलिए आमतौर पे क्लॉटिंग को कम ही करता है, एंटी कोएगुलेशन इफेक्ट ही रखता है वॉरफेरिन। ठीक है। अब देखो जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी हाफ लाइफ के बारे में कि जितनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा देर तक उस प्रोटीन का ब्लड में इफेक्ट रहेगा। थोड़ी हाफ लाइफ होगी तो सारी बात है थोड़ी देर बाद वो प्रोटीन ब्लड में ख़त्म हो जाएगी, नई प्रोटीन तो बन नहीं रही। अब मसला ये है प्रोटीन सी की हाफ लाइफ इन क्लॉटिंग फैक्टर्स से कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने बंदे को वॉरफेरिन दे दी, इन सारी प्रोटीन्स का सिंथेसिस रुक गया, जो प्रोटीन्स ऑलरेडी ब्लड में थी वो तो अपना काम कर रही हैं। तो अभी ब्लड के अंदर ऑलरेडी फैक्टर 2 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 10 भी है। ठीक है। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इसलिए क्लॉटिंग हो रही है। दूसरी तरफ एंटी क्लॉटिंग देखा जाए तो प्रोटीन सी भी है और प्रोटीन एस भी है। ठीक है। इसलिए सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये सारा कुछ क्लॉट को प्रमोट करने वाला था, ये सारा कुछ क्लॉट को रोकने वाला है। ठीक है। सिर्फ दो चीज़ें क्लॉट, अच्छा अब ये सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। चूंकि प्रोटीन सी की हाफ लाइफ कम है तो प्रोटीन सी जो है वो ब्लड में से ख़त्म हो जाता है। अभी बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं, सिर्फ प्रोटीन सी जो है ब्लड में से शॉर्ट हो गया है। क्या इफेक्ट आएगा, चूंकि अभी बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ एक एंटी कोएगुलेंट ब्लड में कम हो गया है तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग इंक्रीज कर जाएगी। समझ आई बात। क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम है तो एक एंटी कोएगुलेंट कम हो जाएगा, एंटी कोएगुलेंट पहले कम होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट बाद में आता है। तो वॉरफेरिन का इफेक्ट प्रोटीन सी वगैरह के ऊपर पहले आ जाता है, जिसकी वजह से एंटी कोएगुलेंट्स ख़त्म हो गए। तो ये लम्हा, ये टाइम जिसमें एंटी कोएगुलेंट्स ख़त्म हो गए और क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी हैं, इस टाइम में क्लॉटिंग उल्टा बढ़ जाएगी। तो वॉरफेरिन देने से एक फेज़ आता है जिसमें क्लॉटिंग बढ़ जाती है, हम कहते हैं हाइपर कोएगुबिलिटी। तो ये तो बहुत ही नुकसान की बात है। एक बंदे में क्लॉटिंग की बीमारी थी, क्लॉटिंग को रोकने के लिए हमने दिया वॉरफेरिन। क्लॉटिंग को रोकना तो दूर की बात है, शुरू मतलब बाद में ऑल्दो वॉरफेरिन क्लॉटिंग को रोक देगा, लेकिन शुरू में एंटी कोएगुलेंट्स खत्म हो गए जिसकी वजह से क्लॉटिंग उल्टा बढ़ गई। तो ये वॉरफेरिन का एक बड़ा खतरनाक काम है। इसी वजह से वॉरफेरिन के साथ हम लोग बंदे को हेपरिन देते हैं। हम कहते हैं इस बंदे को वॉरफेरिन दो, लेकिन वॉरफेरिन 2-3 दिन बाद सही से काम करेगी। वॉरफेरिन के 24 घंटे बाद तो हो सकता है हाइपोकोएगुलेबिलिटी बढ़ जाए, तो इस हाइपोकोएगुलेबिलिटी को रोकने के लिए हम वॉरफेरिन के साथ मिला के हेपरिन दे देते हैं। तो आप कहेंगे भाई फिर हेपरिन के ऊपर ही रखो, फिर मुसीबत क्या वॉरफेरिन पर लाने की। तो इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करो, हेपरिन एक पारेंटरल चीज़ है। ठीक। अब एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया हुआ है, आपने उसको टीके शीके लगा के हेपरिन दे दिए। अब आप उसको टीकों पे तो नहीं रखोगे ना, आप क्या करते हो,
वारफेरिन एज अ टैबलेट देना शुरू कर देते हो, लेकिन शुरू में उसकी हाइपरकोagulability को प्रिवेंट करने के लिए हेपरिन के टीके लगा देते हो। 2-3 दिन बाद जब वो सही से वारफेरिन अपना काम शुरू कर देता है, फिर हम हेपरिन के टीके छोड़ देते हैं, पेशेंट से कहते हैं अब आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, अब आप घर जाए, जाके आराम से वारफेरिन की टैबलेट्स खाते रहना। ठीक है, क्योंकि वारफेरिन ओरल फॉर्म में है ना, इसलिए फार्माकोकाइनेटिक्स बड़ी अहम थी इसकी। वो ओरल है, ये पैरेंटल है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ओके हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए वारफेरिन का क्लिनिकल यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो उसका क्लिनिकल यूज सिमिलर है हेपरिन से। वारफेरिन इज यूज फॉर क्रोनिक एंटीकोएगुलेंट कंडीशंस, जो कि सारे हेपरिन में स्टडी किए थे, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, तकरीबन सारी कंडीशन में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वारफेरिन की अच्छी बात यह है कि ये ओरल ड्रग है। सही हो गया। अब हम आते हैं टॉक्सिसिटी की तरफ। एक तो टॉक्सिसिटी आपको पता है ब्लीडिंग सारों की है ही है। दूसरी टॉक्सिसिटी हाइपरकोagulability, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, कि हाइपरकोagulability कॉज करता है, जिसकी वजह से डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है। ओके हो गई बात। वो क्यों कॉज होती है हाइपरकोagulability, वो सारा मैंने आपको बता दिया कि विटामिन के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस भी। वो सारी बातें यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब वारफेरिन का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत विंडो जो है वो काफ़ी नैरो है। तो थेरेप्यूटिक विंडो नैरो होने का मतलब पता क्या होता है? देखो, एक होती है मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ठीक है, कि भाई इतनी 10 मिलीग्राम तो चाहिए ही चाहिए इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और एक डोज होती है जिसपे हम कहते हैं कि भाई ये बहुत खतरे की घंटी है। ठीक, मिसाल के तौर पे 70 मिलीग्राम जो है वो खतरे की घंटी है। तो ये जो विंडो है ना, इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। ठीक, वारफेरिन की थेरेप्यूटिक विंडो काफ़ी नैरो है। थोड़ी सी ज़्यादा दे दो तो मसला बन जाएगा, ब्लीडिंग शीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और थोड़ी सी कम दे दो तो असरअंदाज ही नहीं कर हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने बड़ी एक कंट्रोल्ड रेंज के अंदर रखना होता है, और इसको कंट्रोल्ड रेंज में रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है साइटोक्रोम P450 के साथ। अब किसी इंसान के अंदर अगर जेनेटिकली साइटोक्रोम P450 ज़्यादा एक्ट करते हैं, तो जाहिर बात है वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वारफेरिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। वेरी सिमिलरली, अगर कोई शख्स साइटोक्रोम P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स खा रहा है, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, रिफेम्पिन या बारबिटुरेट्स, कोई भी इंड्यूसिंग ड्रग खा रहा है, तो वो भी जाहिर बात है उसके अंदर वारफेरिन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। अब अगर एक बंदा है, उसको क्लॉटिंग का मसला है, वारफेरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई, तो उस बंदे में तो क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। सही है। दूसरी तरफ अगर साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स खा रहा है बंदा, एम्यूडरॉन है, SSRI है, सिमिरिडीन है, कोई भी साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर खा रहा है, इसका मतलब वारफेरिन का इतना मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, वारफेरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और वारफेरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है ब्लीडिंग, तो बंदे को ये भी मसले की बात है। तो ये बड़ी मज़े की बात है, एग्ज़ाम के अंदर सिनेरियो में जब भी आप देखो ना वारफेरिन के साथ कोई और ड्रग दिया हुआ है, तो अक्सर वो किसी ना किसी ड्रग इंट्रैक्शन को ही जिक्र करना चाह रहे होंगे। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट देखो डिप्रेशन की दवाई खा रहा है और साथ वारफेरिन खा रहा है, तो भाई कोई ना कोई SSRI का चक्कर ही होगा। ठीक है, अगर सिनेरियो में सिमिरिडीन लिखा हुआ है और वारफेरिन लिखा हुआ है, तो भाई ज़रूर सिमिरिडीन और वारफेरिन के ड्रग इंट्रैक्शन का ही जिक्र करना चाह रहा होगा वो। ये मैं खासतौर पे USMLE के साथ भी बता रहा हूँ, उसके अंदर भी जब आप देखो ना वारफेरिन के साथ कोई ऐसा ड्रग का जिक्र आया हुआ हो, तो वो हमेशा ड्रग इंट्रैक्शन ही आपसे पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि वारफेरिन के ड्रग इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके बात। तो यहाँ पे हमारे पास वारफेरिन की टॉक्सिसिटी वाली कहानियाँ कंप्लीट होती हैं। अब हम आते हैं कि ओरल ड्रग ही अगर देना है, बंदे को घर भेजना है, तो ओरल ड्रग्स तो आपके पास ये वाले भी थे, डायरेक्ट फेरेटिन इनहिबिटर्स, और यहाँ पे दबिकटन भी था। तो हम लोग देखते हैं कि वारफेरिन और इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं, यानी कि डायरेक्ट इनहिबिटर्स जो हैं, ये अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट है वो तकरीबन उतना ही करते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी थोड़ी है, यानी ब्लीडिंग वगैरह कम कॉज कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी मॉनिटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। वारफेरिन की तो बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ना, वारफेरिन के ड्रग इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि जो डायरेक्ट वाले ड्रग्स हैं उनके इतने इंट्रैक्शन भी नहीं है। तो डायरेक्ट वाले ड्रग्स तकरीबन हर लिहाज से ज़्यादा बेहतर हैं। अलबत्ता मसला ये है कि डायरेक्ट वाले ड्रग्स का हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, तो बंदे को दिन में 3-4 डोज खानी पड़ती हैं। अब अगर 3-4 डोज खानी पड़े तो जाहिर बात है जितनी ज़्यादा डोजेस होंगी उतना ही ज़्यादा दवाई भूल जाने का चांस भी है, और दवाई बंदा भूल गया तो उसमें क्लॉटिंग वगैरह बनने का रिस्क होगा। तो अब ऐसे नए ड्रग्स जो कि दिन में वंस डेली या ट्वाइस डेली देने पड़े, यानी कि उनकी हाफ लाइफ अच्छी हो, तो ऐसे नए ड्रग्स बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। उन ड्रग्स की वजह से हमने ऐसे ऐसे वारफेरिन छोड़ना शुरू कर दिया। हम कहते हैं यार बाहर में जाए वारफेरिन, इतने उसके मसले मसाइल हैं, थोड़ी ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग कर देगी, थोड़ी हाइपरकोagulability भी करती है, साथ हेपरेज देना ज़रूरी है, कोई ड्रग इंट्रैक्शन भी ना हो जाए, इतनी जो है बाहर में जाए। तो अब तकरीबन ज़्यादातर इंडिकेशंस के लिए वारफेरिन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट्स।
आमतौर पे जो चीज़ क्लिनिकली कम यूज़ हो रही होती है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वॉरफेरन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सस्ती दवाई है इसलिए हम लोग इसको फिर भी इस्तेमाल करते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।